वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखिए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा भी कोविड-19 का जो फर्स्ट डोज है वो ले लिया गया है। तो इससे यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि कई सारे लोगों के माइंड में डाउट चल रहा था कि कोरोना वायरस की जो दवाई है वो अब तक हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं लगवा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये था कि कई सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि पता नहीं क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए पब्लिकली कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन है जो सामने निकल कर आए हैं और जिनके द्वारा ये जो दवाई का डोज लिया गया है, उसमें से हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा एम्स के अंदर जाकर यहां पर ये डोज लिया गया है। तो अभी अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी कंट्री में कौन सी दो दवाइयां हैं जो यूज की जा रही है, तो एक तो याद रखिएगा कोवैक्सीन है। यहां पर ये कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो हैदराबाद के अंदर बेस्ड यहां पर ये भारत बायोटेक है जिसके द्वारा ये दवाई डेवलप की गई है। इसी के साथ में जो यहां पर कोविशील्ड है, यहां पर ये पूछे कि कौन यहां पर इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहां पर इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, तो इमरजेंसी अप्रूवल मिला था यहां पर इन दवाइयों को ताकि कोविड-19 के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उनको टैकल किया जा सके। अगर क्वेश्चन बने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कौन सा डोज मिला है, ठीक है, आप लोगों से कोई पूछे तो यहां पर यह है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो ये हैदराबाद बेस्ड जो यहां पर जो भारत बायोटेक है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो देखिए, नॉर्मली आप लोगों से कई बार ऐसी चीजें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर लोकेटेड है, तो ये पुणे के अंदर लोकेटेड है। कई सारे इंस्टीट्यूशन के नाम दे देंगे और मैच करने के लिए आ जाएगा, तो इसलिए कोई भी माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, इसी के साथ में कई सारे और भी ऐसी पर्सनैलिटी है, जैसे शरद पवार साहब के द्वारा ये जो दवाई ली गई मुंबई के अंदर में, हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा यहां पर ये चेन्नई के अंदर ये दवाई ली गई, दिल्ली के अंदर भी कई सारे लोगों के द्वारा दवाई ली गई और हैदराबाद के अंदर भी। तो ये पिक्चरें इसलिए शेयर की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो यहां पर जिनके अंदर हेजिटेशन है दवाई को लेकर, वो हेजिटेशन खत्म हो जाए। और देखिए, इसके ऊपर आप लोगों को कई बार बेसिकली क्वेश्चन लिखने के लिए भी आ जाता है कि एक तरीके से जो दवाई का हेजिटेशन है लोगों के अंदर वो ज्यादा खतरनाक है या फिर दवाई का न होना ज्यादा खतरनाक है। देखिए, अगर दवाई नहीं होगी तो एक बार को यह कि चलो हमारे पास में दवाई नहीं है, ठीक है, दवाई आएगी तो दवाई लगवा लेंगे, पर लेकिन सोचिए दवाई होते होते अगर लोगों के मन में डाउट हो गया कि यार ये दवाई तो गलत है, तो वो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिया जाए तो जो हेजिटेशन है दवाई को लेकर वो ज्यादा खतरनाक देखने को मिलेगा, क्योंकि जब दवाई आएगी मार्केट में तो उसको सब लगवाएंगे दौड़कर क्योंकि उनका ट्रस्ट रहेगा, पर लेकिन दवाई पे से ही ट्रस्ट हट जाए तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो क्लास 12 के हैं और इसी के साथ में क्लास 10 के जो बेसिकली एग्जाम है वो यहां पर अभी अनाउंस किए गए। तो 8 अप्रैल से यहां पर क्लास 12 और इसी के साथ में यहां पर 15 मई से क्लास 10 के जो एग्जाम है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो किसके द्वारा यहां पर ये अनाउंस किए गए, तो काउंसिल फॉर यहां पर द काउंसिल फॉर द एजुकेशन जो हमारी कंट्री में सिस्टम है बेसिकली, तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के द्वारा यहां पर ये बेसिकली कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इसके द्वारा ये अनाउंस किए गए। तो जो भी यहां पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो बच्चे आते हैं तो वो अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से कंफर्टेबल फील कर सकें। ठीक है, कुछ और छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पर। जो न्यूज है यहाँ पर यह है अलीगढ़ के अंदर से निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के। यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। तो ये लड़की बोला गया कि माइनर गर्ल है। तो ये बेसिकली कई सारे इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। तो यहां पर एक तो वर्ड यूज किया गया यहां पर ऑटोप्सी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जो शरीर है, बॉडी है, उसकी देख रेख करना, छानबीन करना कि हाँ किस तरीके से क्या क्या उन्हें कहते हैं पोस्टमार्टम टाइम पे एक तरीके से एनालिसिस करना कि कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये मैं आप लोग क्यों शब्द बताया, शब्द बेसिकली इसलिए बताया क्योंकि एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ईपीएफओ के अंदर कई सारे ऐसे शब्द पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग रेगुलर अगर न्यूज़पेपर एक फॉलो कर रहे हैं कोई भी, तो ऐसे दुनिया भर के शब्द आप लोगों को डेली एक न्यूज़पेपर से ही निकलकर सामने आ जाएंगे। कई सारे आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी आप लोगों को वर्ड जो है वो हिंदी में देता हूं, तो इससे आप लोगों की जो वोकैब है वो आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसको आप लोग अच्छे से खुद भी आप लोग अपनी एक डायरी बना लीजिए जिसमें वोकैब वगैरह आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग खुद की अपनी आपके द्वारा बनाई गई डिक्शनरी तैयार हो जाएगी और जब भी आप लोग उसको रिवाइज करने बैठेंगे तो आप लोग उसको रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड आप लोगों ने सेंटेंस भी पढ़ा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए कोई भी एक आर्टिकल पकड़ लिया कीजिए, कम से कम एक आर्टिकल तो जरूर पढ़िए। ये कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आप लोगों का सी सेट के अंदर, उसमें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिए। चाइना के जो साइबर अटैकर हैं वो हमारी कंट्री में पावर जो मिनिस्ट्री है उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो पहले कोरोना वायरस और भी ये हरकतें जो देखने को मिल रही है चाइना के साइड से, तो बदतमीजी की पराकाष्ठा आप लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रियायत दी गई। अभी यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर हरकतें स्टार्ट कर दी गई।
तो ये सोचने वाली बात है कि हम लोग किस तरीके से इनको टैकल कर रहे हैं। G23 क्या है? ये एक ग्रुप है कांग्रेस के अंदर। तो ये जो ग्रुप है यहां पर ये चाहता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग हो, तो इसलिए ये पब्लिकली जाकर अब बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको ट्रस्ट नहीं रह गया कि कांग्रेस के अंदर आज के डेट में कोई एक स्ट्रांग लीडर है, जिसके चलते यहां पर ये बातें आप लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, ये बात की जा रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी भी बोलते हैं। तो नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है उसके चलते यहां पर ये बात की जा रही है कि देखिए, अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पूछे कि क्या क्या काम करता है, तो एनजीटी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहां पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कैसे उसको सुधारना है इन्वायरमेंट को, उसके बारे में बात करता है। हमारी कंट्री में ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के अंदर बनाया गया था। अभी यहां पर दिल्ली के अंदर कई जगह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कई जगह कचरा वगैरह, कई जगह और पानी से रिलेटेड पॉल्यूशन, जैसे जो हमारी कंट्री में अगर बात करें अलग अलग रिवर जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड होती नजर आ रही है, तो इन सब के बारे में बातें की जाती है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके ऊपर एक एनालिसिस करता है, इसको देखता है कहां पर क्या क्या दिक्कत है, और इसके बाद में उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे संविधान में किस आर्टिकल के तहत आता है? तो अगर बात करेंगे तो पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट में, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर आर्टिकल जो 21 है ये बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करेंगे तो आप लोग यहां पर तो राइट टू एक अच्छा साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट यानी कि क्लीन एयर और क्लीन वाटर की बात करेंगे, तो बिना पोल्यूशन का इन्वायरमेंट आप लोग को चाहिए। तो इसके चलते यहां पर आर्टिकल 21 से यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल के आता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री कौन से नंबर की कंट्री है जहां पर ये ग्रीन ट्रिब्यूनल देखने को मिल रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में तीसरी नंबर की कंट्री है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा, अपने आप ही बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री कौन से नंबर की कंट्री है। आधी बार ना पराकाष्ठा पार हो जाती है कई सारी चीजों की। तो चलिए कोई नहीं, एंजॉय कीजिए। अगर आगे बात करें यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के जो रिसर्चर हैं उनके द्वारा टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई है ताकि रिसाइकल किया जा सके ई वेस्ट को। ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो जनरेटेड वेस्ट होता है, इससे मोबाइल हो गए या फिर कोई भी ऐसा आप लोग से जो घड़ी वगैरह हो गई, लैपटॉप वगैरह हो गए, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है इसको रिसाइकल किया जाए, वरना ये काफी खतरनाक पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करेगा। तो इसके चलते कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया, इनके द्वारा बोला गया कि यहां पर इसको जीरो एमिशन के थ्रू यहां पर बेसिकली ये इसको रिसाइकिल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि गंदा पानी निकल कर आ रहा है, बर्तन का धुला पानी अगर घर में निकल कर आ रहा है, तो उससे क्या किया जा सकता है? तो उससे आप लोग बेसिकली जो घर के अंदर जो पेड़ पौधे आप लोग हैं वहां पर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, गार्डन वगैरह में पानी को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में इस तरीके का जो पानी है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग आज के दिन में अगर घर पर एक थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखकर चलेंगे तो ये पानी को आप लोग सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक तरीके से नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके से आज के दिन में जो नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, तो इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो पानी कहीं पर भी अगर वेस्ट होता दिखे तो आप लोग उसको सेव करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जब हम लोग बात करते हैं या फिर आत्मनिर्भर की भारत की आप लोग बात करते हैं, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि छोटी छोटी जो चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, इनके ऊपर पूरे सिटीजन को हम लोग अवेयरनेस करा के चलें। तो अगर कुछ ऐसा लिखने के लिए आता है कि कैसे हम लोग चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, तो अवेयरनेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, और बाकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ताकि इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। आगे यहां पर बात की जा रही है हरियाणा के द्वारा ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि यार देखो आज के डेट में कोविड-19 ने सारे जो भी राज्य हैं उनकी खस्ता हालत कर रखी है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक थोड़ा सा काम कीजिए कि जो अरावली वाली हिली रेंज है, ठीक है, तो उसके अंदर हमको थोड़ा सा बेसिकली माइनिंग करने का हक दे दीजिए, राइट दे दीजिए। तो ये बोला गया है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर ये तो पूछा नहीं जाएगा कि किसको हक दिया गया और किसको हक नहीं दिया गया। आप लोगों से क्वेश्चन क्या बन जाएगा? क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो अरावली रेंज है ये किस किस राज्य में फैली हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अरावली रेंज आप लोगों को किस किस राज्य के अंदर देखने को मिलेगी? तो ये आप लोगों को हरियाणा, इसी के साथ में राजस्थान, ठीक है, और एंड पॉइंट इसका आप लोग गुजरात में देखने को मिलेगा। तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और इसी के साथ में कुछ पॉइंट आप लोगों को इसका, जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और हरियाणा, और कुछ पोर्शन आप लोगों का दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये अरावली जो रेंज है वो यहां पे आप लोग बोल सकते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, क्योंकि कुछ न्यूज में होता है तो उसके बाद बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये अरावली रेंज जो है काफी पुरानी रेंज आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में, जिसकी जो लगभग लेंथ है वो 692 किलोमीटर के करीब आप लोग को देखने को मिलेगी साउथ वेस्ट रीजन के अंदर में, और दिल्ली से भी पास होती है। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है। इसी के साथ में इसके अंदर अगर बात करें, ये यहाँ पर बानस और लूनी और एक दो साबरमती जैसे रिवर हो गई, कई सारी रिवर यहां से होकर गुजरती हैं। हाईएस्ट पॉइंट अगर आप लोगों से कोई पूछे इस रेंज का क्या है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका नाम जी से बनता है। ठीक है, चलिए शुरू का नाम बता देता हूं। शुरू का टर्म जो है वह गुरु। ठीक है, तो आप लोगों को इसका पूरा नाम बताना है, पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।
कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन सबके आंसर आप लोग ये तो आप लोग देख ले कीजिए, कई सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। जैसे मैंने पूछा था हमारी कंट्री में कौन कौन सी ऐसी जो कंट्री है जिनके द्वारा रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया गया है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा बांग्लादेश को जो 50 साल कंप्लीट हुए हैं और हमारी कंट्री में बांग्लादेश के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, तो फ्रांस के द्वारा 2016 में पार्टिसिपेट किया गया था, फिर यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा रिपब्लिक डे में जो 26 जनवरी पर जो परेड होती है उसके द्वारा फिर पार्टिसिपेट किया गया 2017 में, और बांग्लादेश के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 2021 में, ठीक है। दूसरा पूछा था मैंने जो सबसे बड़ी बाउंड्री कौन टच करता है म्यांमार के साथ में, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर कौन है कंट्री के, तो चाइना, यूएसए और यूएई, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें कई बार आप लोगों से जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ जाती है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है छोटी सी, नीतीश कुमार साहब ने बोला है कि बिहार वासियों को फ्री में कोविड-19 की दवाई दी जाएगी। तो देखते हैं कितने अच्छे से चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। आप लोगों को कई बार लगता है कि यार जिंदगी में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर आप लोगों को चाहिए कि जिंदगी को एंटरटेनिंग करना है तो अपनी कंट्री के पॉलिटिशियन को देखो और जिंदगी को एंटरटेन करो। यहाँ पर ये है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। तो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो इनको डिटेन कर लिया गया एयरपोर्ट के ऊपर ही, तो यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर ही, तो यहाँ पर ये बैठ गए हैं भाई साहब बिल्कुल पॉलिथीन मारकर कि हाँ भैया आज यहां से उठ कर नहीं जाएंगे। दूसरा ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसको अपोजिशन जो पार्टी है वहां पर आज के में उसके द्वारा ये बोला गया कि जो फ्यूल का प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको कम करना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप लोगों को पता है जो फ्यूल का प्राइस बढ़ता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का साझेदारी होती है उसका प्राइस बढ़ने में, तो दोनों मिलकर अगर कम करेंगे तो तभी यहां पर सही होगा। तो यहां पर बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो पैसा जाता है वो तो घुमा फिराकर बाद में स्टेट को ही शेयर करता है, तो वो तो एक तरीके से उनके उसके बारे में बात नहीं करते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बढ़ा रही है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे तुरंत चपट लगा देंगे कि क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर कोई इतना भी इंडिपेंडेंट हमारी कंट्री में पॉलिटिशियन नहीं है आज के में कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ भी एक भी शब्द बोल सके, भले ही वो गलती क्यों ना कर रही हो। तो ये काफी बड़ा फेलियर आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका। मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ हमारी कंट्री में लाया गया था, तो ये किस ईयर में लाया गया था और कौन सा संविधान में अमेंडमेंट करके लाया गया था, तो इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए थोड़ा सा, आप लोग इसको लंबे समय तक फिर याद रख पाएंगे। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आप लोगों से चीजें डिस्कस की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो तैयार हैं 2024 के लिए तो देखते हैं किस तरीके से क्या कंडीशन बनती है। और बाकी इनके द्वारा डिनाई कर दिया गया कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं। कई सारे ये लोग बोल रहे थे कि इनको खुद की पॉलिटिकल पार्टी ने भी सपोर्ट किया इंपीच करने के लिए, तो अब बोला गया कि इनके द्वारा अलग पार्टी बनाने से मना कर दिया गया। तो बोल रहे हैं कि जो पार्टी चल रही है उसी के अंदर एंजॉय करेंगे, ठीक है। बाकी जीएसटी का जो कलेक्शन है जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आप लोग बोलते हैं वो 7% बढ़ गया है फरवरी के महीने में, यानी कि 1,13,000 करोड़ ये यहां पर आप लोग 13,000 जो लाख करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जितना अच्छा जीएसटी का कलेक्शन होता है उतना ही अच्छा फिर आगे चलकर हमारी कंट्री में फायदा होगा, क्योंकि टैक्स लोग पे करते हैं, तो इसका मतलब सही डायरेक्शन में चीजें जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक छोटी सी न्यूज अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहां पर, अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा किसी लड़की का रेप किया गया तो आप लोगों से कोई पूछे कि उस लड़की के साथ में उस इंसान की शादी कर देनी चाहिए, तो क्या ये सही रहेगा? यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा पूछा गया है एक इंसान से कि उसके द्वारा रेप किया गया कि इससे शादी कर लो, ठीक है। तो वो ऑलरेडी उस लड़की के साथ में रेप कर रहा है, इतनी ज्यादा कर रहा है, आगे चलकर तो उसको परमिट मिल गया, वो जिस तरीके से चाहे उसको रखेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई इंटरव्यू के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग उसका क्या जवाब देंगे? तो देखता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्या क्या थॉट है, अपने विचार जरूर लिखिएगा। मैं कमेंट पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है, कई सारे बहुत इनोवेटिव आइडियाज देखने को मिलते हैं, तो आप लोग जरूर अपने आइडियाज लिखिएगा, ठीक है। आज का जो आप लोग का मैं बेस्ट क्वेश्चन है ये है न्यू कैलेडोनिया, तो जाकर इसको देखिए कहां पर ये लोकेटेड है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर के अंदर, एडिटोरियल काफी प्यारे प्यारे हैं जिनको हम लोग देखेंगे। पर एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने आप लोगों को जो एथिक्स का क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया बहुत सारे बच्चों ने। तो देखिए अगर किसी दिन क्वेश्चन नहीं देता हूं तो खुद से भी आप लोग ट्राई कर लीजिए, पर लेकिन यहां पर अगर वीडियो के अंदर भूल जाता हूं तो इसका मतलब ये है तो टेलीग्राम पर जाइए या फिर फेसबुक के ऊपर जाइए, तो वहां पर आप लोग क्वेश्चन जरूर मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। या कई बार मैं आप लोगों को कमेंट में भी पिन कर देता हूं वीडियो के नीचे, तो आप लोग उसको जरूर देखा कीजिए, ठीक है। आइए अब एडिटोरियल के ऊपर नजर डालते हैं। एडिटोरियल में क्या क्या बातें की जा रही है। पहला जो आर्टिकल है यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करें तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, तो चीजों को देखेंगे अच्छे से। यहां पर पाकिस्तान को अभी बात की गई जो यहां पर बेसिकली
पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को जो फाइनेंस सिलेक्शन टास्क फोर्स के अंदर रखा गया उसकी ग्रे लिस्ट के अंदर में, तो उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को जानेंगे कि आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है और पाकिस्तान के ऊपर क्यों अभी प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्यों उनको नहीं बाहर निकाला गया। बाकी कई सारे राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है एक ओवरव्यू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में हम लोग चीजों को आगे देखेंगे। अटेम्प्ट क्या करना है, अटेम्प्ट कर आप लोग देख ही लीजिए। अगर बात करें, देखता हूं कितनी अच्छी पॉलिटी की आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। ओरिजिनली बात करें अगर अपनी कंट्री के बारे में तो बात की जा रही है ओरिजिनली जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ओरिजिनली जो कमीशन है वो एक 1 मेंबर इलेक्शन कमीशन बॉडी थी, पर लेकिन उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में, ठीक है, यानी कि 1976 में इसको एक जो यहां पर मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी में बोला गया दोनों और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग बताइए। जब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको तब तक यहां पर हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, तो तब आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर इसको इसके साथ में कंबाइन करके डिस्कस करूंगा, क्योंकि इलेक्शन के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है एक ओवरव्यू आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर देखिए कई बार दंगे होते हुए नजर आते हैं। तो आर्टिकल में ये बताया कि ज्यादा दंगे होने के चांसेस कहां रहते हैं जब इलेक्शन चलते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी यहां पर फेसबुक और गूगल को कंट्रोल करने के लिए एक लॉ लाया गया, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर दूंगा जिसको फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हैं उनको, ताकि इसके बारे में पता चल सके। देखिए एक बात और, जो फर्स्ट टाइम वीडियो सुनता है वो प्लीज आप लोग लिख दिया कीजिए, या तो फर्स्ट लिख दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में 1 लिख दिया कीजिए, ठीक है, या फिर आप लोग लिख दिया कीजिए कि एक तरीके से कि जो कि न्यू मेंबर, ठीक है, तो न्यू लिख दिया कीजिए, यानी कि एन लिख दिया कीजिए, बस और कुछ नहीं है। तो मुझे पता चलता रहता है कि कितने सारे नए मेंबर आ रहे हैं, तो उसी के बेस पर उसको थोड़ा सा और उस तरीके से बताऊं आर्टिकल को, ताकि जो नए मेंबर है उनको भी फायदा हो और पुराने सुन रहे हैं उनको भी अच्छे से रिविजन हो जाए, ठीक है। अभी बात की जा रही है कोलोजियम सिस्टम के बारे में, तो कोलोजियम सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में और चीजों को समझेंगे। ये साइड में डेटा पॉइंट है, यहां पर ये बात कर रहा है कोविड-19 के केसेस के बारे में, तो आप लोगों को पता है, थोड़ा ध्यान रखिए, फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। ये कार्टूनेस के बारे में आप लोग जानिएगा, अभी कार्टून देखेंगे। बाकी यहां पर जो आर्टिकल है इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताता हूं। देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे कि बात की जा रही है तमिलनाडु के बारे में, तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां जहां इलेक्शन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो जो इलेक्शन पास में आ रहे हैं तो वो राज्य क्या कर रहे हैं, वो किसानों का लोन माफ करने की बात कर रहे हैं और कई सारे और काम कर रहे हैं, जैसे कि कई सारे, जैसे अगर बात करें किसी ने दूसरा लोन ले रखा है कि इसको माफ कर देंगे, एजुकेशन लोन ले रखा है उसको माफ कर देंगे। पर लेकिन राइटर ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 के चलते ऑलरेडी जो राज्य है, स्टेट है, उनकी खस्ता हालत है, पर लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी यहां पर नए नए जो बेसिकली इस तरीके की हरकतें कर रही है, तो ये कितना सही है? क्या उनको नहीं देखना चाहिए कि कोविड-19 की वजह से कितनी ज्यादा खस्ता हालत हो रखी है और उसके चलते यहां पर सबका लोन माफ करने की बातें कर रहे हैं, तो इससे जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी कंट्री में जो राज्य की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन जो आप लोग बोल सकते हैं, आज की डेट में जो ये लोक लुभावनवाद किया जाता है हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन के टाइम पर, कई सारे राज्य यहां पर क्या करते हैं, लोक लुभावनवाद तो कर देते हैं पर लेकिन बाद में उनको इंप्लीमेंट भी नहीं करते हैं, यानी कि झूठ बोलकर वोट लेकर चले जाते हैं। कई सारे ऐसे भी हरकतें आप लोग को देखने को मिलती है, तो ये कितना सही है तो ये समझना पड़ेगा। आप लोग बोलोगे सर कि इसका तो किसानों का लोन माफ हो जाना चाहिए। आप लोग ये सोचिए कि एक साइड में हमारी कंट्री के किसान जो है वो इतने सक्षम है, यानी कि इतने सक्षम उनको बना दिया जाए कि वो खुद लोन ले और अपने लोन को खुद हंसी खुशी वो अपने आप ही पे कर दें, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हर टाइम किसानों को जो है यहां पर एक तरीके से ऐसे ट्रीट किया जाए कि किसान जो है एक तरीके से उनको फैसिलिटी तो दी नहीं जा रही है कि क्या क्या उनको एक तरह सपोर्ट मिलनी चाहिए। देखिए वो बात होगी ना कि एक पर्टिकुलर इंसान को आप लोग मछली पकड़ना सिखाइए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ना कि उसको मछली ला कर दी कि पकाओ और खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको उसके पैरों पर खड़ा करना चाहिए, तब जाकर चीजें ढंग से चल पाएंगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि उसको पैरों पर खड़े भी करे बिना ही जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा, तो इससे आप लोग एक तरीके से उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो किसानों को अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड करें कि वो खुद अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़े रहें, अगर किसी ने लोन भी ले लिया है तो अपने आप से उसको पे कर सके, इतनी इनकम किसानों की होनी चाहिए। तो इनकम जनरेट की जाए किसानों की, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाकर ऐसे छोड़ दो कि हाँ बस जैसे भी देखिए किसान जो है वो सबके सामने कटोरा लेकर खड़ा रहे। वो इंसान है कि आप लोग की कटोरी में, आप लोग की थाली में खाना देता है और उसकी ऐसी कंडीशन बनाना, तो ये सही तरीका नहीं है। इसीलिए कई बार कई सारे ऐसे जो हमारी कंट्री में लीडर है, जैसे रघुराम राजन साहब के द्वारा भी पोस्ट किया गया था, जब इलेक्शन आते हैं तो आप लोग यहां पर ये इस तरीके की हरकतें नहीं किया करो कि आप लोग यहां पर बैठ जाते हो कि
किसानों का लोन माफ करना है, उनको इतना सक्षम बनाओ कि वो अपना लोन खुद दे सकें। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, कि किसानों का लोन माफ करना सही है या फिर गलत है। तो आप लोगों को एक ऐसा आंसर देना है जो कि देश हित में भी हो और किसानों के हित में भी हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है तो अच्छा रहता है। ठीक है, अगर बात करूं तो जो पीडीएफ है आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, तो यहां पर सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाएंगी और आज प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों की वो पीडीएफ भी जो आप लोगों की मंथली कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमारे फैमिली मेंबर है जो कंटिन्यूअस ये आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये आप लोग देखिए बहुत मेहनत करके उस दिन से ये पीडीएफ मर्ज कर रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है, काफी हेल्प हो जाती है इससे मेरी, क्योंकि इनके द्वारा जो ये पीडीएफ मर्ज की जाती है तो ये आसानी से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा पाता हूं, वरना मुझे और टाइम इसके लिए देना पड़ जाता है। यहां पर जो नेक्स्ट बात की जा रही है कार्टून के बारे में, तो ये जो कार्टून आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं यहां पर, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये आप लोगों को बताना है, तो काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग बताइए आप लोग की क्या राय है। ठीक है, आइए सबसे पहले यहां पर हम लोग जो बात करेंगे, ये बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, और आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी कई बार ऐसे देखने को मिल जाते हैं। बात की जा रही है क्या आप लोग सहमत होते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है हमारी कंट्री का, उसको फिर से उसकी जो रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उसके अंदर जो चेंजेस लाने चाहिए, रिफॉर्म लाने चाहिए, तो इसको सपोर्ट करना आप लोगों को अपना रीजन देकर कि हाँ इसलिए यहां पर इसके अंदर रिफॉर्म लाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर क्या क्या चीजें हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले तो कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हमारी कंट्री में जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। जैसे किसी लॉयर को अगर ट्रांसफर करना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, वो आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर जजों का जो प्रमोशन करना है वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक सिस्टम है जो कि हमारी कंट्री में ये सारे काम करता है। आप लोग बोलेंगे कि सर इसके अंदर होता कौन कौन है, तो टोटल मिलाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 मेंबर, यानी कि 5 पांडव आप लोग याद रख सकते हैं यहां पर। तो 5 पांडव होते हैं जिसमें एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हेड करते हैं, और बाकी ये 4 जो रहते हैं वो सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कितने मेंबर होते हैं, तो 5 मेंबर होते हैं यहां पर ये। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्या हमारे संविधान में कहीं मेंशन है, तो नहीं। जैसे बजट के बारे में हमारे संविधान में नहीं मेंशन है कि बजट नाम का कोई शब्द है, ऐसे ही कॉलेजियम नाम का कोई भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में ना तो यहां पर मेंशन है कॉलेजियम हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, और ना ही किसी सक्सेसिव अमेंडमेंट के द्वारा इसको अब तक हमारे संविधान में डाला गया है। जैसे हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, तो पंचायती राज सिस्टम और म्युनिसिपैलिटी ला दी गई। आप लोगों से कोई पूछे क्या ओरिजिनल संविधान में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी थी, तो नहीं थी, बाद में ऐड कर दिया गया इसको 1992 में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे संविधान के अंदर में कॉलेजियम सिस्टम ना तो ओरिजिनली जब अडॉप्ट किया गया था संविधान, और ना ही आज की डेट में इसके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम है। ठीक है, तो ओरिजिनली कंप्लीट संविधान जो था वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। तो तब भी यहां पर इसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, अब भी यहां पर नहीं है। तो अब क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया आज के डेट में, कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस इसके अंदर न रहे। तो क्या क्या बातें बताई जा रही है, तो यहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। अगर आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछे यहां पर कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, उसके बारे में 1-2 शब्द लिखिए, तब तक आर्टिकल के अंदर आप लोग को जानने को मिलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। अभी हुआ क्या है, आप लोगों को देखने को मिला कि जो रंजन गोगोई है वो हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। तो रंजन गोगोई के खिलाफ यहां पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा था, पर लेकिन वो प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ने दी गई, उसको यहां पर पहले ही रोक दिया गया। वो प्रोसीडिंग जो है उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला, आज तक भी उसका कोई फाइनल रिजल्ट निकल कर नहीं आया, यानी कि वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई है। तो रंजन गोगोई साहब जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा यहां पर सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, तो जिसके चलते यहां पर ये कंडीशन जो है, यहां पर कंडीशन ये बन गई कि ये भूल गए कि एक जज है और उसी के साथ में अगर कोई भी अपना ही केस नहीं सुन सकता है, तो रंजन गोगोई साहब जो है उनके द्वारा अपनी ही खुद के खिलाफ चल रहे केस को अपने ही द्वारा देखा गया। यानी कि एक तरीके सिंगल पावरफुल जो पोस्ट है हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, वो डिसाइड करती है कि कौन सा केस कहां जाना है। तो इसको मास्टर ऑफ द रोस्टर भी बोला जाता है, यानी कि कौन सा केस कहां पर जाना है ये इनके डिस्क्रिप्शन यानी कि इनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यहां पर ये किसको वो केस देंगे। तो जस्टिस जो है यहां पर ये सुमोटो प्रोसीडिंग जो है बेसिकली इनके द्वारा खुद से डिसाइड किया गया कि एक तरीके से ये प्रिजाइड करेंगे अपने खिलाफ जो केस चल रहा है उसको अपने आप ही, यानी कि जिसने इनके खिलाफ आरोप लगाया उसके जज ये खुद ही बनेंगे। तो ये नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोग अपने ही जो केस में खुद जज नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ये कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए कि सामने वाले को अगर किसी को सजा देनी है तो बिना सुने सजा नहीं देंगे, उसको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। तो ये नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट है जो कि यहां पर फॉलो नहीं किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिलक्टेंट है, यानी कि चिंतित है एक तरीके से, वो अब तक भी डाउट में है कि डाइल्यूट करना चाहिए इस पावर को या नहीं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पावर होती है वो एक अकेला सारी चीजों को हैंडल करता है। तो इसी के चलते यहां पर
कई सारे केस देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पर बात की जा रही है अशोक, ये है बेसिकली अशोक पांडे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 का केस। तो 3 जज की जो बेंच थी उनके द्वारा चीजों को देखा गया और बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एक्सक्लूसिव ये पावर है और इन्हीं के अंदर ये रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस केस के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट और केस है यहां पर ये शांति भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। तो इसमें बोला गया कि मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो एक तरीके से यहां पर कोलिजन सिस्टम के अंदर होना चाहिए, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि ये बोला गया कि एक अकेला पर्सन है वो डिसाइड करता है कौन सा केस कहां पर जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर बात करें कोलिजन सिस्टम अगर डिसाइड करें जिसमें 5 जज हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, तो वो डिसाइड करे कौन सा केस कहां जाना है तो कैसा रहेगा। पर लेकिन केस में इसको भी यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया, बोला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यहां पर इसको डिसाइड करेंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट केस ऐसे गए जिसमें यहां पर ये जो पावर है मास्टर ऑफ रोस्टर की, इसको बेसिकली क्वेश्चन करने की कोशिश की गई, पर लेकिन वो केस आगे नहीं बढ़े, उनको वहीं पर ही खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट अगर आप लोगों से बातें करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनकी अगर बात करें जो पावर है यहां पर अपॉइंटमेंट करने की कोर्ट के अंदर, ठीक है, तो सीनियर मोस्ट जज या फिर पावर जो है यहां पर मास्टर रोस्टर की, ये बिना किसी स्क्रूटनी के, यानी कि जो ये चाहे वो कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। तो यहां पर इतनी पावरफुल पोस्ट बनाना कितने हद तक यहां पर सही है? कुछ ना कुछ तो वहां पर कोई पूछने वाला होना चाहिए, कम से कम कोई बाहर वाला नहीं तो अंदर वाले ही कम से कम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएं। पर लेकिन ये चीजें भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो राइटर यहां पर इसी चीज को समझा रहे हैं कि रंजन गोगोई साहब वो जज हैं जो कि खुद ही बोलते थे कि यहां पर पावर जो है यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और एक तरीके से आज ही खुद उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे यहां पर जब पावर में थे। ये वही जज है, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो पहली बार कोई 4 जज थे वो पब्लिक में जाकर बैठे और उन्होंने द्वारा यहां पर जो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके खिलाफ इनके द्वारा आवाज उठाएगी कि वो केस को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और ये पावर यहां पर एक पर्सन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा साहब जो थे उनके खिलाफ फेवरेटिज्म का आरोप इनके द्वारा लगाया गया कि वो अपने फेवरेट पर्सन को केस दे रहे हैं, जो सीनियर जज है जिनको सही केस मिलने चाहिए उनको ये केस नहीं दे रहे हैं। तो इसके चलते पब्लिक में जाकर बैठ गए ऐसी अपनी बातें रखने के लिए। पर लेकिन बाद में क्या हुआ, खुद भी इन्होंने वही काम किया जिसके खिलाफ ये पब्लिक में जाकर बैठे थे। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से महात्मा गांधी जी के पास में एक औरत गई अपने बच्चे को लेकर कि ये मीठा बहुत खाता है, बोलो यार इसको ये मीठा छोड़े। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद महात्मा गांधी जी के पास में गई तो बोला कि ठीक है बेटा ये खाना छोड़ दो। तो बोली कि यार ये तो पहले ही बोल सकते थे, ये आप क्यों बोला? आपने बोला कि तो उस टाइम पर मैं भी मीठा खा रहा था। तो यानी कि आज की डेट में अगर बात कीजिए तो उन्होंने वो चीज बोली और उसको इंप्लीमेंट किया, पर लेकिन इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर लेकिन जब ये पावर में आ गए इनके द्वारा फिर भी वही काम किया जा रहा है। तो ये सही है या फिर गलत है, इसको आप लोग अंडरस्टैंड यहां पर कर सकते हैं। उस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठे थे और आज के में कंडीशन देखिए। सेंसिटिव केस कई सारे इनके द्वारा चुने गए एक तरीके से, जैसे अयोध्या वाला केस है, राफेल वाला जो मुद्दा है, मैक्सिमम वो केस जो थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगाया जा रहा है कि सारे वो केस जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे वो इनके पास में गए और इनके द्वारा उनका सबका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये रिटायर हुए तुरंत इनको पोस्ट दे दी गई, इनको नॉमिनेट कर दिया गया, ठीक है, राज्यसभा के लिए। तो समझ सकते हैं आप लोग यहां पर। तो एक तरीके से ये इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आ गया। एक तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो इनके खिलाफ चल रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहीं पर ही रुका हुआ है। तो क्या ये सारी चीजें दर्शाती हैं? तो क्या जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म नहीं होने चाहिए? क्या यहां पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होना चाहिए? तो रिफॉर्म जरूरी है। तो यहां पर ये रिफॉर्म के बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए और अलग अलग टाइम पे रिफॉर्म लाए भी गए हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी हमारी कंट्री की उस टाइम पर 1975 से लेके 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगा दी। क्योंकि देखिए जब जब हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल रही है, तब तब हमारी कंट्री में जो जुडिशरी है वो थोड़ी दब के रही है। पर लेकिन जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है तब तब जुडिशरी जो है वो काफी पावरफुल रही है। तो यहां पर इंदिरा गांधी जी के केस के बाद में यहां पर क्या किया गया, एक कोलिजियम सिस्टम यहां पर फॉर्मुलेट किया गया कि जज का जो अपॉइंटमेंट है उसको ढंग से किया जा सके। पर लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस यहां पर इसके अंदर बना रहा। जैसे रंजन गोगोई साहब के केस के बारे में अगर आप लोग बात करिए तो यहां पर सबसे बड़ी जो बात है कि रिटायरमेंट के बाद में देखिए मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये काफी बड़ा मुद्दा है। अगर आईएएस ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ न जाकर उसके फेवर में काम कर रहा है, यानी कि जनता के फेवर में नहीं गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहा है, एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम कर रहा है, तो इसलिए काम करता है क्या कि कल को अगर चीजें जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी एक सही अच्छी खासी पोस्ट बनी रहे, तो काफी बड़ा ये अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये काफी खतरनाक है पोस्ट रिटायरमेंट जो जॉब के बारे में बात की जाती है। तो रंजन गोगोई साहब जो है वो केस इनके ऊपर इंप्लीमेंट हो गया। दूसरा जो मास्टर ऑफ रोस्टर वाला केस था, ये यहां पर केस देखने को मिला कि अनचेक पावर जो दे रखी है, तो इसको सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन बताया गया
जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म लेकर आप लोगों को लाने चाहिए दोनों इश्यू पर। तो जो पहला नंबर है, पहले नंबर का केस है यहां कि पोस्ट रिटायरमेंट यहां पर कैसे कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए पोस्ट रिटायरमेंट आप लोगों को टाइम रख देना चाहिए कि अगर कोई भी जज रिटायर होगा तो रिटायर होने के बाद में कूलिंग पीरियड नाम का चीज होना चाहिए। कूलिंग पीरियड का मतलब है कि रिटायर होने के बाद में लगभग 6 या 7 साल तक ये कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर यहां पर ये इंसान नहीं जा सकता है जो कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि 5 साल में गवर्नमेंट बदल जाएगी तो जो फेवर है, जज फेवर नहीं करेंगे, उनको ये लगेगा पता चला मैंने इसका फेवर किया और मुझे उसका फल भी ना मिले। तो इसलिए यहां पर ये जरूरी है। तो एक कूलिंग पीरियड यहां पर होना चाहिए या फिर खत्म ही कर देना चाहिए यार, ऑलरेडी पेंशन वेंशन सब चीजें दे रहे हो, बोल दो कि नहीं किसी भी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए और थोड़ी फैसिलिटी बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा कि इंडिपेंडेंट तरीके से ढंग से अपना काम कर पाएंगे सारे लोग, ठीक है। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। दूसरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मास्टर ऑफ रोस्टर। तो बोला जा रहा है डाइवर्स करने की जरूरत है यहां पर। एक जो यहां पर एक्सक्लूसिव जो पावर दे रखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, अगर इसको आज के डेट में आप लोग कोलिजियम को ही दे दें तो अकेला जज ने होकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने होकर 5 लोग हो जाएंगे वहां पर। तो और ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये भी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये कहीं ना कहीं जो इशू है ये पब्लिक डिबेट में बार बार आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए विद इन द इंस्टीट्यूशन, ताकि बाहर से कोई क्वेश्चन मार्क न लगाए, अंदर ही अंदर ये समझे चीजों को क्या सही है और क्या गलत है और उसको इंप्लीमेंट करके चलें। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अगर आप लोगों से देखिए जो भी मैं आप लोगों की राय पूछता हूं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आप लोग उनकी राय के बदले आप लोग बोला कीजिए यहां पर कि हाँ ये राय होनी चाहिए, और एक दूसरे के कमेंट भी पढ़ा कीजिए। अगर आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं क्या राय देनी चाहिए, क्या कमेंट करना चाहिए, तो आप लोग खुद भी कमेंट पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो जो वीडियो के नीचे होता है आप लोग एक इंटरव्यू सेशन भी बना सकते हैं इसको डिस्कशन का डेली, और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू पूछे जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ में ऐसे आप लोग अच्छा एक माहौल बना सकते हैं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेकर चला जाए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म को आप लोग ढंग से और यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है और उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। ओके, आइए अब चलता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात करें आज के डेट में जो इलेक्शन की बात की जा रही है, तो कई सारे राज्य में इलेक्शन अनाउंस किए गए। कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु में इलेक्शन होंगे 6 अप्रैल से। आसाम के अंदर इलेक्शन देखने को मिलेंगे आप लोगों को यहां पर बेसिकली 3 फेज में, जो यहां पर मार्च, अप्रैल और ये बेसिकली अलग अलग डेट दे रखी है। इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 8 फेज में, पुडुचेरी के अंदर 6 तारीख को और केरला के अंदर ये 6 तारीख को। तो 5 ऐसे एरिया हैं जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये 5 एरिया जो है वो एरिया आज के डेट में जो डिबेट डिस्कशन के पॉइंट बने हुए हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वोटर जो है, ठीक है, वोटर कब दूसरे को किसी को वोट देते हैं। एक तो वो जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है उससे काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, तो उनको लगता है कि यार चेंज होना चाहिए, बहुत ज्यादा खून पी लिया इसने, ठीक है। दूसरा यहां पर अगर कोई आने वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो काफी अच्छे से बोल रही है कि रिफॉर्म देगी, अच्छा अल्टरनेटिव है, तो वहां पर भी आप लोगों को चीजें चेंज होती नजर आएगी। तो यहां पर इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो हमारी कंट्री में पावर किसके हाथ में होती है, इन चीजों को एक बार समझ लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो कौन से पार्ट में इनके बारे में मेंशन है, तो पार्ट 15 याद रखिएगा। 15वें पार्ट में आप लोगों को यहां पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। अगर 15 पार्ट में बात करें तो हमारी कंट्री में जो मेंशन किया गया तो संवैधानिक पोस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 25 जनवरी 1950 यहां पर स्टेब्लिशमेंट किया गया। इसीलिए 25 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नेशनल वोटर डे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है। कौन कौन से आर्टिकल है बेसिकली यहां पर जो पावर फंक्शन और टेन्योर के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों से पार्ट भी पूछा जाता है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक यहां पर क्या क्या चीजें हैं, तो पॉलिटी के अंदर आप लोग जाकर इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो जो मैक्सिमम कंट्रोल रहता है यहां पर, तो आर्टिकल 324 यहां पर ये कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराना है। आर्टिकल 325 यहां पर बोलते हैं कि नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इंक्लूजन, ये या फिर क्लेम कर सकते हैं यहां पर जो एक तरीके से स्पेशल जो इलेक्टोरल है यहां पर ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, यानी कि ये बोले कि मुझे इस रिलीजन का इलेक्टोरल चाहिए यहां पर, कि कौन कौन लोग इसके अंदर आते हैं एक तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो यहां पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है, ठीक है। जो 326 है आर्टिकल यहां पर ये बोलते हैं कि इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके बारे में बात की जाती है, ये एडल्ट सफ्रेजेस के बेसिस पर होगा, यानी कि 18 साल या फिर उससे प्लस जो एज के जो लोग हैं वो यहां पर वोट डालेंगे, और यहां पर कोई मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आर्टिकल 327 बोलता है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट
तो मेक द प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द जो इलेक्शन जो है हमारी कंट्री में उसके लिए लेजिस्लेशन बना सकते हैं, इनके उसके लिए यहां पर नियम बनाए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। इसके साथ में यहां पर स्टेट के अंदर बात की जाए तो स्टेट के इलेक्शन के बारे में यहां पर बात की जा रही है 328 के अंदर। 329 काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ये बार करता है कोर्ट को कि इलेक्टोरल मैटर के अंदर इंटरफेयर न करें। आप लोग ये सोचिए, अगर आज के दिन में इलेक्शन चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर राज्य के अंदर, मान लीजिए केरला के अंदर, या फिर आप लोग अच्छा उदाहरण लीजिए वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, वेस्ट बंगाल ज्यादा न्यूज में, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, वहां पे कोई गड़बड़ी होगी, वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, पता चला सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है 10 महीने तक, तो क्या 10 महीने तक यहां पर इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आएगा, वैसे ही रुका रहेगा। तो इसलिए कोर्ट को इंटरफेयर करने से मना किया जाता है, और चीफ जो हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको यहां पर पावर दी जाती है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है यहां पर हमारी कंट्री में आज के दिन में? ये सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सुनील अरोड़ा कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, ये आप लोग बताइए। अब आर्टिकल के अंदर चलते हैं। आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के अंदर इलेक्शन बताए गए। 27 से स्टार्ट हो गए चीजें जो है यहां पर, ये 2 मई को रिजल्ट भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी है यहां पर मैक्सिमम अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो यहां पर जो पहले 5 साल पहले जो कंडीशन थी वो आपकी डेट में चेंज हो चुकी है। मैक्सिमम जो राज्य है यहां पर बीजेपी जो है उसका हालांकि ज्यादा अच्छा गढ़ नहीं है, ना तो तमिलनाडु के अंदर, ना वेस्ट बंगाल के अंदर, ना केरला के अंदर, ना पुडुचेरी के अंदर। तो कोशिश करेंगे, उसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, जितना भी मिल जाएगा उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो यहां पर बात की जा रही है कि आज की डेट में जो आउटसाइडर जो पार्टी है वो कोशिश कर रही है अलग अलग राज्य में एंट्री करने के लिए, तो इसके चलते यहां पर अपना एक दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है। आसाम और जो वेस्ट बंगाल है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर पावर जो है उसमें देखते हैं कैसे चीजें निकल कर आती हैं। तो आसाम के अंदर तो पावर को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला के अंदर अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है। 2016 में 3 सीटें मिली थी यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर जब स्टेट इलेक्शन यहां पर देखने को मिले, पर 2019 में जब यहां पर इलेक्शन हुए तो 42 में से 18 सीटें मिल गई इनको, इनके 40% के करीब वोट यहां पर मिल गई, जो कि सेंट्रल इलेक्शन के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो अच्छा परफॉर्म किया यहां पर सेंट्रल इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से बात करें। अब देखने वाली बात यहां पर यह कि कैसे चीजें नॉर्मल हो पाती हैं, क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन जो यहां पर मुस्लिम वोटर का देखने को मिलता है, जिसको अलग अलग तरीके से लुभाने की कोशिश की जाती है। तो अगर हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी कोई वहां पर है और मुस्लिम वोटर है, तो कई बार यह माना जाता है कि दोनों के अंदर इंटरफेयर रहता है, क्योंकि उनको यह नहीं लगता है कि ये इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल कर पाएंगे, तो इसके चलते कम ही लोग जो है उनको वोट देने की कोशिश करते हैं। और जहां जहां माइनॉरिटी होगी वहां पर कई बार कम्युनल पॉलिटिक्स आप लोगों को नजर आएगी, ताकि जो चीजें हैं उसको अपने फेवर में किया जा सके। इसलिए कहीं पर भी दंगे फसाद हो रहे हैं तो देख लेना, ये तो इलेक्शन हो गए, वहां पर ये रिलीजन के नाम पर कोई और काम होता हुआ नजर आएगा, मैक्सिमम इलेक्शन देखने को मिलेंगे। आसाम के अंदर 2 एजेंडे थे यहां पर, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात की जाए और एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो ये 2 मुद्दे यहां पर काफी लंबे समय से लेकर चले जा रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि डबल एज सोर्ड, यानी कि 2 धारी तलवार हो सकता है, ये फायदे पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि कंडीशन यहां पर एक तरीके से बहुत सारे लोग इससे खुश हैं और बहुत सारे लोग इससे नाराज भी थे। अब देखने वाली बात है कि क्या रिजल्ट निकल कर आता है। लेवल ऑफ, अगर आज के दिन में सबसे बड़ी बात जो होती है, अगर किसी रूलिंग पार्टी के बारे में आप लोग बात करिए, तो रूलिंग पार्टी के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर जो राज्य के अंदर रूलिंग पार्टी है, जब से उसका एक तरीके से नहीं, लोग उससे काफी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो जब तक उससे गुस्सा नहीं होते, एक तरीके से डिटैचमेंट नहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो तब तक चीजें ऐसी चलती रहेंगी। और ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म अच्छा ऑफर करे तो आप लोग देखिए, ठीक है, यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी को, जिससे राज्य में जो ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी है लोग खुश नहीं है, और अगर जो नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वो अच्छा खासा ऑफर कर रही है, तो वहां पर लोग जो है वोट डाल देते हैं। तो ये चीजें समझ में आ चुकी हैं पॉलिटिशियन को, और वो इसी का फायदा उठाते हैं अलग अलग तरीके से, कि हाँ जब जब यहां पर इलेक्शन आते हैं तो अपनी फेवर में उसको लुभाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे बात करें अंडर परफॉर्मेंस कांग्रेस की रहती है, जिसे डीएमके के द्वारा लीड किया जाता है। अगर बात करें अभी एआईडीएमके आ गया 2016 में, अगर तमिलनाडु के अंदर आप लोग बात कीजिए तो यहां पर कंडीशन क्या है, आज के दिन में जयललिता है और जो एम करुणानिधि जो है द्रविडियन जो पॉलिटिकल पार्टी से, वो बीच में नहीं है। तो इसलिए बीजेपी जो है वो अपने आप को सोच रही है कि यहां पर एक अच्छा खासा मौका है कि आप लोग यहां पर एंट्री कर लीजिए। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं। केरला के अंदर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है वो पावर में है, तो वहां पर अभी ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि यहां पर इसको कोई हिलाने वाला है जल्दी से, बाकी इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। अब ममता बनर्जी जी के साथ में जो भी पंगा लिया जा रहा है अमित शाह जी के द्वारा, तो वो देखने वाली बात है कि कहां पर जाकर चीजें रुकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा ऐसे तरीके से लेकर चलना चाहिए ताकि इंपार्शियल बनी रहे, यानी कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए यहां पर, ठीक है, यानी कि एक तरीके से मतभेद नहीं होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो वो चीजें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और कॉमनल जो पोलराइजेशन है आसाम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी आप लोगों को यहां पर कम करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी पॉलिटिक्स जो है वो तो आप लोगों को चलती रहती है, पर लेकिन पॉलिटिक्स के साथ में जो इलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, और ये काम किसके हाथ में है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। आगे अगर बात करें प्रोसीजर क्या, अगर आप लोगों से कोई पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव करने का, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको जो रिमूव किया जाता है, ये मोशन एडॉप्ट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो पार्लियामेंट हटाती है अगर लगता है कि मिसबिहेव चल रहा है और इनकैपेसिटी है, यानी कि जिस पोस्ट पर ये इंसान बैठ गया वो इनकैपेबल है इस पोस्ट के लिए, तो उसको हटा देना चाहिए। रिमूवल जो है वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किया जाता है। 2/3 मेंबर जो रहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने प्रेजेंट रहेंगे और वो वोटिंग करेंगे, ये वाली मेजोरिटी यूज की जाती है, और मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होनी चाहिए इसको प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है? जब यहां पर प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो इंपीचमेंट वर्ड ओनली प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, ये याद रखना, किसी और के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए 2/3 के लिए जो मेंबर है, और टोटल स्ट्रेंथ का, और बाकी यहां पर टोटल स्ट्रेंथ बात की गई है, यहां पर बात की है प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लीजिए आज के डेट में अगर मेंबर प्रेजेंट हो गए, यहां पर जो मेंबर यहां पर प्रेजेंट हो गए टोटल 15, ठीक है 15 प्रेजेंट हो गए, तो यहां पर 2/3 की अगर आप लोग बात करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो टोटल मिलाकर 10 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 10 मेंबर जो यहां पर सपोर्ट करते हैं तो वो चीजें पास हो जाएंगी। तो 2/3 का मतलब है कि ये प्रेजेंट है और वोटिंग यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पर लेकिन यहां पर जब बात करते हैं टोटल स्ट्रेंथ का, तो टोटल स्ट्रेंथ मान लीजिए यहां पर 30 है, ठीक है, और बाकी के 15 ही प्रेजेंट है, तो टोटल स्ट्रेंथ का यहां पर निकाला जाएगा फुल मेजोरिटी। ठीक है, तो 2/3 का यहां पर जो फुल है वो निकाला जाएगा, तो 10 हो गए। ठीक है, तो यहां पर 10 थे तो 10 दूनी 20, तो यानी कि 20 मेंबर होने चाहिए, और 20 मेंबर में कितने लोग उसको सपोर्ट करेंगे तो वो देखने को मिलेगा। और ये ऐसा जो कंडीशन है टोटल स्ट्रेंथ वाली, ये कहीं पर और यूज नहीं की जाती है, प्रेजेंट को हटाने के लिए ही यूज की जाती है। यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग और यहां पर टोटल स्ट्रेंथ है, जो आए भी नहीं है एब्सेंट भी है उनको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी जो इलेक्शन है यहां पर ये आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आते हैं, और जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है इनके इलेक्शन भी इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ओरिजिनली कमीशन जो है 1 मेंबर बॉडी था, पर 1976 में 2 मेंबर ये मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव किया था पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दोनों स्टेटमेंट में से कोई से भी करेक्ट नहीं है, यानी कि डी आंसर सही है। ठीक है, तो किस किस का डी आंसर सही था बताइए आप लोग। अब आंसर देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन जो बात करते हैं हम लोग, यहां पर इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में, तो यहां पर 1989 में एक्ट आया, ना कि आप लोगों से बात की थी 1976 में। तो इसके तहत यहां पर इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। इसी के साथ में जो इनको हटाया जाता है, तो यहां पर इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो बात की जाती है सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, उनके सिमिलर यहां पर हटाया जाता है इनको, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, तो उसके मैनर में इनको हटाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंपीचमेंट यूज करेंगे, तो यहां पर जो सही शब्द है वो है सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज, ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में चीज समझ ली, बाकी इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा, और कैसे इसको हटाया जाता है वो भी समझ लिया। तो क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं कई सारे राज्यों के अंदर, और आप लोगों के लिए भी यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो बात की जा रही है एफएटीएफ के बारे में, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात की जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक 39 मेंबर की बॉडी है, जिसके द्वारा पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में ही छोड़ दिया गया है। तो पाकिस्तान गुस्सा है कि बोल रहा है कि यार ग्रे लिस्ट में फिर से रख दिया, मैंने तो बहुत मेहनत की थी पास होने के लिए, पर फिर से इसने बैक लगा दी, और बोल रहे हैं 3 महीने बाद फिर देखते हैं क्या कंडीशन चलती है। ठीक है, तो यहां पर अभी मार्च के बाद में अभी चीज देखने को मिलेगी अप्रैल, मई, जून। तो जून में बोला गया कि तुम्हारे पास में टाइम है, तब तक जो भी कमी खामी बची हुई है उनको अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर हम मिलेंगे। तो यानी कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तो ये बात बोली जा रही है यहां पर जो एफएटीएफ है पाकिस्तान को। तो एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है यहां पर मरकज प्लेयर। तो इनके द्वारा बोला गया कि कम से कम 3 ऐसे मुद्दे हैं, बाकी कई सारे मुद्दे हैं पर 3 इंपॉर्टेंट हैं यहां पर काफी बड़े, जिसको यहां पर पार्शियली इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया, जो कि अच्छे से इंप्लीमेंट होने चाहिए थे। जैसे फाइनेंशियल सैंक्शन के बारे में अगर बात करते हैं, पेनल्टी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होना चाहिए, जो भी वहां पर टेररिस्ट ग्रुप है तो उसके ऊपर आप लोग कंट्रोल करना है, ये बात बोली गई। तो जो बॉडी है उसके द्वारा जो टास्क दिया गया था कि टेररिस्ट की जो फंडिंग है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, इसी के साथ में फाइनेंशियल सेक्शन इनके ऊपर लगाने हैं, जैसे कि यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इनके द्वारा बोला गया ये टेररिस्ट जो है धरती पर रहने नहीं चाहिए। जैसे एलईटी के फाउंडर है यहां पर कौन? हाफिज सईद। जेईएम यानी कि जैसे मोहम्मद के यहां पर ये मसूद अजहर। तो ये वो लोग हैं जिनको इनको एक तरीके से चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में ये ऐसा लगता है कि यहां पर मेहमान बन के रहते हैं, सारी सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है इनको। तो ये कंडीशन जो है ये पाकिस्तान की एक तरीके से खस्ता हालत कर रही है आज की डेट में। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं आज के डेट में, जो यहां पर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है पिछले कुछ सालों में, 2008 से लेकर 2015 और 2018 से लेकर अब तक का। ये यहां पर पाकिस्तान जो है दूसरी बार अभी यहां पर आप लोगों को ग्रे लिस्ट में देखने को मिला। तो 38 बिलियन का नुकसान हो गया पाकिस्तान को इसकी
की वजह से, पाकिस्तान का ये मानना है। तो इसको सुधारना चाहिए, जब ऐसी बातें नुकसान हो रहा है तो सुधारो उसको, फिर सुधार क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये भी बात है। पाकिस्तान को बोला गया यहाँ पर जो चीफ थे FATF के कि इसको ब्लैक लिस्ट में तो नहीं डालेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कहां कौन कौन है ब्लैक लिस्ट, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, तो ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, पर लेकिन ग्रे लिस्ट में ही रखेंगे। आगे टाइम में देखेंगे, अभी यहाँ पर जून के महीने में तो कितने सारे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए हैं और क्या क्या सोल्यूशन निकाला जा सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है उसके द्वारा काफी अच्छी प्रोग्रेस की गई, पर लेकिन फिर भी फुलफिलमेंट नहीं कर पाया जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी। तो जून के अंदर 2021 का सेशन होगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा कि आगे कैसे लेकर चलना है, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या फिर बाहर निकालना है। पता चला कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि ब्लैक लिस्ट में डालना पड़ जाए, तो समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये 1989 में G7 कंट्री के द्वारा बनाए गए थे, याद रखना। ये वही G7 है जिसको पहले G8 बोला करते थे, और फिलहाल G7 क्योंकि रशिया को बाहर निकाल दिया गया था क्रीमिया वाले इश्यू के ऊपर। क्रीमिया रशिया ने हथिया लिया था, उसके चलते कंडीशन देखने को मिली थी। क्रीमिया कौन सी कंट्री का पार्ट है, ये जरा आप लोग बताइए, अब तो रट गया होगा। क्रीमिया किस कंट्री का पार्ट है और कौन से, जो बेसिकली जो सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बारे में बात करती है, ठीक है। ये यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करती है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट नहीं करना है, और टेररिस्ट फाइनेंसिंग नहीं होनी चाहिए। फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर जो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एवरी जो 3 टाइम मिलती है साल में, कोई पूछे साल में कितनी बार, तो साल में 3 बार मिलती है। अगर जो टेररिस्ट हेवन है आज के डेट में, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो टेररिस्ट फंडिंग की जाती है, उसको रोकने की कोशिश इनके द्वारा की जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोका जाता है। तो इसके चलते यहां पर ये कई सारे स्टेप उठाते हैं, जैसे ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया। तो ये ही मुद्दे हैं यहां पर इसके बारे में, ठीक है। तो बाकी जो मर्कज जो प्लेयर हैं वो आज के डेट में यहां पर इसके चीफ हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रख सकते हैं। 2001 में टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसके अंदर ऐड किया गया, इससे पहले टेररिस्ट फाइनेंसिंग यहां पर नहीं था, ठीक है। तो नया नया ऐड किया गया, तो देखते हैं कितना अच्छे से यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। बाकी सारे मुद्दे यही हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। ईरान के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, जो बाइडेन के रिलेशन। देखिए, जब यहां पर बराक ओबामा साहब के द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकला, बराक ओबामा साहब के द्वारा ईरान न्यूक्लियर डील के साइन की गई और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बाहर निकल गए, तो फिर जो बाइडेन ने बोला कि वो ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर जाएंगे। पर लेकिन फिलहाल जो अभी बम ब्लास्ट किए गए सीरिया के अंदर, जो ईरान की फैसिलिटी थी उसके ऊपर, तो देखने को ये मिल रहा है कि आगे आने वाले टाइम में चीजें इतनी आसान रहने वाली है नहीं जितनी सोची जा रही थी। तो टफ कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके चलते सिचुएशन कितनी सुधारी जाएगी वो देखने वाली बात है। एक साइड में सऊदी अरेबिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए हैं इनके द्वारा, जो जमाल खशोगी को लेकर, क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ईरान और सऊदी अरेबिया जानी दुश्मन है, तो आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर कैसे जो बाइडेन चलेंगे, जो कि 46वें प्रेसिडेंट है, तो देखने वाली बात होगी। हमारे लिए अच्छा है अगर यहां पर ईरान के साथ में यूएसए के रिलेशन अच्छे रहते हैं, तो हम ऑयल इंपोर्ट वहां से कर पाएंगे। तो ऑयल इंपोर्ट कर पाएंगे तो सस्ता ऑयल हम लोगों को मिल जाएगा, और ईरान के साथ में रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ग्वादर जो एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर आज के दिन में आप लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अपोजिट में चाबार पोर्ट हम लोग डेवलप कर पाएंगे ईरान के अंदर और अच्छे से, और उसको हम लोग यूज भी कर पाएंगे। तो कई सारे ऐसे इशू हैं आज के डेट में। ईरान का पेंडिंग पड़ा हुआ है पैसा, जो कि उनको साउथ कोरिया से मिलना था। साउथ कोरिया को उनके द्वारा तेल बेचा गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, तो वो पैसा इन तक नहीं आ पाया। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है कम से कम वो पैसा रिलीज करो, $1 बिलियन के करीब है, कि हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा उससे पहुंचेगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है इस तरीके से। पर लेकिन असली मुद्दा यह है कि आगे आने वाले टाइम में कितने अच्छे से हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और यहां पर कितनी शांति रख पाते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बातें। बाकी आप लोगों से कई बार ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर ही चुका हूं, तो माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पर एक आर्टिकल जो है ये गूगल और फेसबुक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर गूगल और फेसबुक को बोला गया कि आप लोग जो कंटेंट यूज करते हैं, जो न्यूज पब्लिशर हैं, उनको आप लोगों को पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो राइटर बोल रहे हैं 2 मुद्दे हैं। एक तो यह कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है मल्टीनेशनल, उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा यहां पर क्या किया जा रहा है कि जो इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश की जा रही है जो मीडिया है, तो इसके चलते ये काम इनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक तरीके से यहां पर जो ये रूल रह गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कई सारी और कंट्री से बात की गई है, इसको कैसे आगे लेकर चलना है, कैसे मेंटेन रखना है। तो उसके बारे में कई बार ये ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं अलग अलग कंट्री से। तो इसके चलते यहां पर जो कंटेंट ये उठाते हैं उसको पे करने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर ये वैलिड पॉइंट है। अब हमारी कंट्री भी आगे चलकर इस काम को करेगी या दूसरी और कंट्रीज के ऊपर ये काम करेगी, तो देखने वाली बात है, आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएगा। तो पर लेकिन यहां पर यह बोला गया है कि अनरिलेटेड पेमेंट इनके द्वारा मांगा जा रहा है गूगल से और फेसबुक से। अनरिलेटेड कैसे? यहां पर जो ये एक तरीके इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये यहां पर कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, जो यहां पर लोग आते हैं अपना अपना कंटेंट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर काम नहीं कर रहे हैं, लोग आकर इनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनसे पैसा मांगना और इनसे पेमेंट कराना,
तो ये सही बात नहीं है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो इनको सप्रेस करने की भी कोशिश कर रही है ताकि अपनी मनमानी चला सके, क्योंकि ये कई बार इस तरीके से यूज किए जाते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। तो इसलिए ये उस तरीके से भी यहां पर इनको कंट्रोल करने की कोशिश बार बार की जाती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? गूगल या फेसबुक के ऊपर ये जो टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आप लोगों को क्या मानना है इसके बारे में, आप लोग इसको कैसे लेकर चलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोग ऐसे बन जाते हैं। आगे चलते हैं। यहां पर आप लोगों से यहां पर मैंने बांका स्टेट के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो ये सेपरेट करता है सुमित्रा को, जो बेसिकली बांका जो आइलैंड है उससे, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है यहां पर कि ये बेसिकली किसके अंदर है, ये इंडोनेशिया के अंदर है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी बोला गया 2, सी बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर बताइए ए, बी, सी या फिर डी। आप लोगों के लिए कौन सा आंसर यहां पर सही है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो सही आंसर यहां पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट में, पहला क्वेश्चन में दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट थी, अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए कि करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, वरना कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते आते गलत हो जाएंगे। तो ऐसी लापरवाही आप लोगों को नहीं बरतनी है। स्टेट ऑफ जो मलक्का भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, साउथ चाइना सी को ये इंडियन ओशन के साथ में जाकर कनेक्ट कर देता है, तो स्टेट ऑफ मलक्का याद रखिएगा। बाकी ये पर्टिकुलर आइलैंड है और यहां पर बात की जा रही है जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो जो नेक्स्ट वीक आप लोगों का आने वाला है, मैंने आप लोगों से बात की थी कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को जो वीडियो मिलेगी वो होगा आप लोगों का जनवरी का जो रिवीजन है उसकी पूरी वीडियो होगी। ठीक है, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर से कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर पीडीएफ कहां पर है, तो यार पीडीएफ यहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर लैपटॉप में जो गड़बड़ हुई थी वहां से हार्ड डिस्क चेंज करानी पड़ेगी, कि सर आप बता दीजिए मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, ये मिलकर पैसे ट्रांसफर कर देंगे। देखो यार आप लोगों ने इतना बोला, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि हाँ इतना आप लोग इस तरीके से एज ए फैमिली मेंबर आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर आप लोग चीजें चाहते हो, चीजें अच्छे से आगे अच्छे लेवल पर आगे बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो दूसरों तक भी इनको पहुंचाइए, जितना ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोगों को और एजुकेशन में फायदा होगा। तो एक अच्छा तरीका है, आप लोग अगर चाहते हैं कि हाँ मेरी हेल्प हो जाए या फिर आप लोगों को और भी मेंबर की हेल्प हो जाए, ये इस तरीके से अगर चाहते हैं आप लोग, तो ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग, जितने ज्यादा लोगों को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारा सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट होगा और बाकी इसके साथ में हमारा जो एसएलवी परिवार है वो भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए और सारी पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो फिर से वही बात, बार बार क्वेश्चन सर पैसे कितने हैं यहां पर इसको ज्वाइन करने के, ठीक है बताऊंगा। ठीक है, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन जाने के बाद में आप लोग को पता चल जाएगा कितने पैसे ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो, जाकर डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। ओके, ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।